Hello dear students, good morning to all. Today we are going to solve our exercise example, and today we are going to solve exercise example number 6.18. Till 6.17 we have done all the example, and for 6.18 the question is the bob of a pendulum is released from the horizontal position. देखो इस horizontal position से ये बॉब को यहाँ से रिलीज किया जाता है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ आपको कितनी दी हुई है 1.5, दैट मीन्स उसकी हाइट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर ए इस पोजीशन पे आता है तो ये हाइट बन जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड विथ बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, गिव दैट it dissipated 5% of its initial energy against air resistance। देखो इनिशियल एनर्जी का 5% वो डिसिपेट कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तब यहाँ पे बेटा कौन सी एनर्जी होगी, तो बॉब जब यहाँ पे होगा तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दैट मीन्स ऐसा फॉर्मूला हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, कि बॉब ऐसे नीचे आ रहा है। तो दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 5% तो लॉस हो गया, तो अभी हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी कितनी रह गई 95%। सो एनर्जी एट बी विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए, अभी रिमेनिंग कितनी रही 95%। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक 1/2 mv²। एम कैंसल, हमें स्पीड फाइंड करनी है, v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, 95% दैट मीन्स 0.95, 2 सामने मल्टीप्लाई हो गया, g की वैल्यू 9.8 और हाइट दी है हमें 1.5। क्लियर? चलो v स्क्वायर को बेटा सब्जेक्ट बनाओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 27.93। अभी हमें v चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकालो, आंसर होगा हमारे पास 5.28 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना है फॉर्मूला इस सम के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है वो सही से पढ़ना, उसके बाद ही आप ये आंसर लिखना। क्लियर ना? चलो अभी है 6.19। A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, a sand start leaking out of a wall on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kilogram per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? देखो पूरा आपको क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूं। एक ट्रॉली है 300 केजी की, उसमें 25 केजी की सैंड बैग है। क्या है? सैंड बैग। अभी सैंड बैग में से जो सैंड है वो यहाँ पे एक वॉल है सैंड बैग में, तो वो नीचे गिर रही है, और नीचे गिरने का जो रेट है वो भी ऐसा है 0.5 kg पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना? 0.5 kg, आधा किलो। एक सेकंड में आधा किलो वो यहाँ से होल थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभी देखो आपको पता है वो जो सैंड है वो कहाँ पे गिर रही है? ट्रॉली में ही गिर रही है, और ये जो ट्रैक आपको दिया है ट्रॉली का वो फ्रिक्शन लेस है, और इसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। अभी आप जानते हो कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ट्रॉली जा रही है और नीचे फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, दैट मीन्स कोई उसमें रेजिस्टेंस होगा नहीं। रेजिस्टेंस तो कब हो सकता है? जब ट्रैक एक तो फ्रिक्शन वाला हो, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म अगर कोई ट्रैक हो तो उसमें से फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है। पर इन लोगों ने तो पहले से ही बोला है कि फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, दैट मीन्स जो भी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। इस केस में जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं आंसर एज ट्रैक is frictionless
the speed of trolley will remain same as 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलो, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन था। अभी 6.20 6.20 में a body of mass 0.5 kg travels in a straight way line with a velocity का एक फॉर्मूला दिया है a x रेस टू 3/2, मास दिया है 0.5 किलोग्राम। अभी a आपको दिया है, a मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि इसका यूनिट आप देखोगे तो m रेस टू -1/2 सेकंड इनवर्स है। दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन नहीं है, अच्छे से समझना, ठीक है। What is the work done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर? हमें नेट फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखो, जब भी आपको 0 से 2 मीटर या कोई भी ऐसी रेंज दे, दैट मीन्स वो लोग क्या कहना चाहते हैं कि टोटल रेंज में हमें वर्क डन फाइंड करना है। सो योर ड्यूटी टू टेक आउट द वर्क डन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ द टाइम और स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक छोटा वर्क डन फाइंड करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय या तो लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। चलो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मतलब dw, f एज इट इज और dx, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इसलिए। चलो, f इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है। अभी a के रिप्लेस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का डेरिवेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, dx तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अभी देखो, dx को मैं अंदर की साइड ले जा रहा हूँ और जो dv है उसको यहाँ पे आउटसाइड लेके आता हूँ। तो dx बाई dt, उसको तो हम वेलोसिटी बोलते थे v, तो dx बाई dt इज इक्वल टू v और dv एज इट इज यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। तो mv इंटू डी हो गया। हमें तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तब उसमें से m, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका हुआ, v इंटू डी का। दैट मीन्स याद रखो, जब भी यहाँ पे dv होता है तो dv को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है ना। तो वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है बेटा, dv है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, फिर से एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, x इंटू डी जब होता है तो पावर कितना होता है, 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर इंक्रीज होता है और इंक्रीज पावर नीचे, ये आंसर। दैट मीन्स v का पावर कितना था यहाँ पे, 1, एक पावर इंक्रीज, इंक्रीज पावर नीचे। अभी देखो, v के फॉर्म में हम क्यों लेके आए इस पूरे टर्म को, बिकॉज हमें v की वैल्यू दी। अभी v का आंसर यहाँ पे रखो, मतलब a x रेस टू 3/2 का होल स्क्वायर हुआ, ये 2 हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। चलो, a स्क्वायर है, ये दोनों को मिलेगा, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसल, मतलब x रेस टू 3 होगा। क्लियर? चलो, अभी m मतलब 0.5, ये 2, a की वैल्यू आपके पास 5 है और x आपको दिया है, देखो x की वैल्यू अभी कैसे लेनी है, तो x हमें दिया है 0 मीटर से लेके 2 मीटर तक। अभी 0 मीटर रखोगे वैल्यू तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन ही 0 हो जाएगा। हमें हाईएस्ट वैल्यू पिकअप लेना है, दैट मीन्स कितना लेंगे हम, 2 मीटर। इसलिए x के रिप्लेस में आप क्या, कौन सी वैल्यू यहाँ पे लोगे, 2 मीटर। चलो, ये 2 हो गया, 2 का क्यूब, पूरा कैलकुलेशन करोगे आंसर होगा 50 जूल, वर्क डन मिलेगा आपको 50 जूल। क्लियर? तो ऐसे आपको इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करना। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो ना,
कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज इक्वल टू फादर इज इक्वल टू मा and acceleration is equal to velocity divided by time. Then after the interchange of these two terms और यहाँ पे dx by dt जो होता है उसको हम velocity बोलते हैं, ये हो गया velocity. And then after integration, just because of we have taken here a small amount of work and we need the total work of this formula. Okay, चलो तो next one है हमारा example number 6.21. 6.21 में आपको विंड मिल का एक एग्जांपल दिया हुआ है. द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल्स, ये ब्लेड्स है देखो 1 2 3 ब्लेड्स है, ठीक है. स्वीप आउट ए सर्कल ऑफ एरिया ए, कितना एरिया कवर कर रही है वो, ए जितना एरिया जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है. मैं अगर यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन से भी ऐसे बना सकता हूँ, ये टोटल एरिया है, ठीक है. ये इतना एरिया स्वीप आउट विंड मिल जो है, ठीक है, उसकी ब्लेड से इतना एरिया स्वीप आउट कर. इफ द विंड मिल फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, विंड मिल फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t. कितनी मास की एयर जो होगी इस ब्लेड के एरिया में से पास होगी, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है, ठीक है. चलो तो for mass of air, हमारे पास एक डेंसिटी का फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो दैट मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अभी देखो एयर की डेंसिटी फिक्स होती है 1, जैसे वाटर की डेंसिटी 10⁻³ है, एयर की डेंसिटी 1 याद रखो. तो रो तो मिल गया, हमें क्या चाहिए अभी, वॉल्यूम चाहिए. अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट या तो डिस्टेंस. कैसे, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब ऐसा यूनिट, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या क्या होता है मीटर. देखो तो दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड पे एसआई क्वांटिटी सेम है कि नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस. सो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. चलो ये जो डिस्टेंस है वहां पे हम स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया स्पीड टाइम, वॉल्यूम मिल गया आपको. अभी आपको क्वेश्चन ये होता होगा कि चलो यहाँ पे हमने एरिया के फॉर्म में क्यों लेके आए, बिकॉज यहाँ पे ब्लेड जो स्वीप आउट जो कर रही है वो एरिया के फॉर्म में स्वीप आउट कर रही है, इसलिए हमें एरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है. आया समझ में. अभी ये जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे रख दो, रो तो एज इट इज, और वॉल्यूम मतलब ए वी टी, तो टोटल मास कितना होगा एयर का, रो ए वी टी. इसमें कोई वैल्यू हमें नहीं दी हुई, इसलिए कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ, ओनली इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा. क्लियर. चलो सेकंड आपको पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर. एयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी है. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/mv². अभी मास आपके पास है रो ए वी टी और वी स्क्वायर, चलो v इंटू वी स्क्वायर दैट मीन्स वी क्यूब हो गया कि नहीं, तो रो ए वी क्यूब इंटू टी हो गया, तो k इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब इंटू टी हो जाएगा. क्लियर. चलो तो ये भी हो गया. चलो अभी सी, assume that the windmill converts the 25% of the windmill energy into electrical energy. कितना, 25% एनर्जी आपको दिया है. windmill converts the 25% of the wind's energy into electrical energy. विंड एनर्जी है उसका 25% वो किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और आप जानते हो कि विंड मिल का कंसेप्ट ही यही है, एयर एज ए इनपुट लेती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट देती है. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट है एंड एरिया.
ए इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपको वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल पावर हमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 18 टू जा हो गया 36, दैट मीन्स आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। चलो अभी यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दी हुई है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी। हमें तो आउटपुट पावर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, आउटपुट एनर्जी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो एफिशिएंसी इनटू क्या हो जाएगा इनपुट एनर्जी। ए दिया है आपको 25%, मतलब 0.25 हो गया। इनपुट एनर्जी दैट मीन्स एज ए इनपुट क्या वर्क करे, इसमें विंड मिल हो गए, एज ए इनपुट क्या लेगी, तो उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एज ए इनपुट लेगी ना, क्योंकि एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे तो पूरी विंड मिल चलती है। एज ए इनपुट एनर्जी यहाँ पे हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। ये पूरा फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे पुट कर ये 0.25, 1/2 मतलब 0.5 मैंने कर दिया है। रो मतलब एयर की डेंसिटी याद रखो 1 होती है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो ये हो गया 30 एरिया, चलो वी क्यूब मतलब हो गया 10 का क्यूब, और यहाँ पे टाइम, टाइम एज इट इज रखा क्यों, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी है, और टाइम को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो पावर का फॉर्मूला था वर्क डिवाइड बाय टाइम। अभी देखो वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम दैट मीन्स वर्क पावर हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया 4500, 4500 दैट मीन्स 4.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10⁻³ मतलब किलो वॉट होता है, क्या होता है किलो वॉट। चलो तो पावर अपना आंसर आया 4.5 किलो वॉट। तो आउटपुट पावर आपको कितना मिलेगा, चलो 6.22, ए पर्सन ट्राइंग टू लूज डाइटर है, मतलब अपना वेट लूज करना चाहता है, 10 किलोग्राम मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है 10 केजी जो मास है ऐसे लिफ्ट कर रहा है, कितने टाइम्स 1000 टाइम्स, कितनी हाइट पे 0.5 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो आधे मीटर की हाइट से वो 1000 बार 10 केजी मास ऐसे लिफ्ट कर रहा है। अभी आप जानते हो कोई भी चीज को, ठीक है, आप नीचे से ऊपर लेके आते हो, दैट मीन्स आप ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो ना। अगर आप बॉल को ऐसे थ्रो करते हो दैट मीन्स यू आर डूइंग ए वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो assume that the potential energy lost each time c lowers the mass is dissipated, ठीक है, c lowers the mass dissipated मतलब potential energy each time c loses the potential energy, ठीक है। कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास के फॉर्म में कुछ डिसिपेट हो रही है, और होगी ऑब्वियस, क्योंकि वो एक्सरसाइज जब होगा तब अपने में से कोई ना कोई एनर्जी लॉस होती है। तो फर्स्ट पूछा आपको हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसने कितना वर्क डन किया होगा। तो देखो जब हाइट की बात आती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल आपको समझाया था जिसमें हमें इलेक्ट्रिक मोटर से पानी को वाटर टैंक में ऊपर लेके जाना था, उसमें हाइट का कंसेप्ट आया था, तब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लिया था। इस बार भी वही है कि भाई कोई मास है 10 केजी का, उसको लिफ्ट करना है, सो दैट उसमें भी हाइट का कंसेप्ट आया, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी mgh, m आपको 10 दिया है, g 9.8 और हाइट 0.5, तो ये 1000 कहाँ से आया, 1000 मतलब देखो क्वेश्चन में आप 1000 टाइम आपको दिया है, इसलिए आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, वर्क डन आ गया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फेड सप्लाइज 3.8 10⁻⁷
joule of energy per kilogram which is converted mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? ठीक है, डाइटर ने कितना फैट यूज किया होगा, ठीक है, ये आपको इसमें से बताना है। कितना फैट मतलब फैट का मास हमें फाइंड करना है। और एक आपको रिलेशन दिया है कि 1 kg जब फैट होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है 3.8 इंटू 10⁻⁷। तो हम अज्यूम कर देते हैं अगर m kg है फैट तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो m इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइड बाई 1 होगा। 1 तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि 20% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो न्यू एनर्जी मतलब ई डैश, ओल्ड एनर्जी का कितना परसेंटेज 20%। ओके, तो 20% को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 हो गया। और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बेटा क्या है, ई की वैल्यू ये 3.8 इंटू 10⁻⁷, एम भी लिखना साथ में। 20 डिवाइड बाई 100 हो गया, 20 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स कितना हो गया 0.20 और m को हमने पीछे लिख दिया। अभी हमें मास चाहिए तो मास को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए जो टर्म है वो कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में, तो आपको मास मिलेगा किलोग्राम में, उसको ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे आंसर मिलेगा 6.4 ग्राम। कितना 6.4 ग्राम। क्लियर। अभी एक लास्ट एग्जांपल है, उसमें भी बेटा पावर का ही कंसेप्ट है 6.23 में। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आप घर से अच्छे से ट्राई करना। तो यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 6 का करते कंप्लीट करते, नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।